Hello guys, so today we're going to start with semiconductor. So semiconductor क्या है? Semiconductor एक इलेक्ट्रॉनिक्स की ब्रांच है। इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है? बेसिकली एक इलेक्ट्रॉन जो डायनामिक्स में हो, मतलब जो मूव कर रहा हो। अब मूव कब करेगा? जब उस पर कोई फीड अप्लाई होगी, जिसकी वजह से उस पर फोर्स लग रहा होगा, तभी वो मूव करेगा, राइट? Now, an electronic device is a device in which conduction takes place by movement of electron, which I was saying earlier also. कि जहाँ पे मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा हो जिसकी वजह से कंडक्शन होगी थ्रू अ वैक्यूम। वो वैक्यूम में भी हो सकता है, गैस में भी हो सकता है, या सेमीकंडक्टर में भी हो सकता है। अब कुछ एग्जांपल लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के, जैसे एम्पलीफायर हो गया, रेक्टिफायर हो गया, ऑक्सीडेटर हो गया। ये सारे हमारे एग्जाम्पल्स हैं। ऑल इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट रिक्वायर डीसी सप्लाई फॉर ऑपरेशन। इन सबको डीसी सप्लाई चाहिए होता है ऑपरेशन के लिए। दे कैन नॉट वर्क ऑन एसी, राइट? Now the next topics come, that was just an introduction. Energy band diagram. Energy band theory. Energy band theory क्या होता है? It is based on Pauli's exclusion principle. Pauli's exclusion principle हमने केमिस्ट्री में पढ़ा था, if you remember, in 11th. Basically किसी भी दो इलेक्ट्रॉन्स का सेम क्वांटम नंबर नहीं हो सकता. That was Pauli's exclusion principle, if you are struggling to remember that. In isolated atom, electrons are present in sharply defined energy level. But in solid atoms are very close to each other, so because of their interaction, each electron does not have fixed energy. इसका मतलब क्या है? इमेजिन करो कि एक आपने एटम, जैसे हम बचपन में बनाते थे ना, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के एक ऑर्बिट बनाई कि उसके अंदर बनाए दो इलेक्ट्रॉन मूव करते हुए, फिर बनाया एल वाला ऑर्बिट। इमेजिन दैट वाला डायग्राम, ठीक है? कि एक न्यूक्लियस है और उसके आसपास ऑर्बिट्स हैं अलग अलग, के एल एम एन, एंड उसमें इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट ये कह रही है कि अगर वो जो इलेक्ट्रॉन है वो आइसोलेटेड है, वो जो एटम है वो आइसोलेटेड है, वो किसी के साथ अभी बॉन्ड में नहीं है, कुछ उसके अंदर नहीं इंट्रैक्शन है, सिर्फ आइसोलेटेड एक एटम रखा है, तो उसकी जो एनर्जी होगी वो वेल डिफाइंड, शार्पली डिफाइंड होगी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर आप कुछ छेड़खानी नहीं कर रहे हो। और पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है कि डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स होंगे। डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स मीन कि 1 होगा फिर 2 होगा, लाइक इट विल बी इन अ गैप, एंड 1 और 2 के बीच में 1.1 1.2 कुछ नहीं, सीधा 1 एंड 2, दैट इज डिस्क्रीट एनर्जी लेवल, राइट? एंड अगर हम बात करें सॉलिड एटम्स की, मतलब वो बॉन्ड के अंदर है, ठीक है, उनकी बॉन्डिंग है, तो वो क्लोज होंगे एक दूसरे से, जिसकी वजह से उनकी जो इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट्स हैं वो ओवरलैप कर सकते हैं, जिसकी वजह से उनकी फिक्स्ड एनर्जी नहीं होगी बल्कि एक रेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पूछोगे तो आई विल नॉट बी एबल टू टेल यू स्पेसिफिकली कि वो कहाँ, कौन सी मतलब कौन सी एग्जैक्ट उसकी एनर्जी होगी, बट आई विल बी एबल टू टेल यू द रेंज कि ये इस नंबर से इस नंबर के बीच में लाई कर रहा होगा. So that's what we understand from this statement, right? It has different energy levels in a certain small range called energy band. The number of energy levels in a band depend upon the number of interacting atoms. जितने जो एटम्स है वो आपस में इंटरेक्ट कर रहे होंगे, उसी बेसिस पे आप एनर्जी लेवल को नंबर वो कर पाओगे कि कितने नंबर होंगे. दिस इज द इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट. द एनर्जी बैंड इंक्लूडिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड वैलेंस बैंड, जिसके अंदर वैलेंस वैलेंस कौन से इलेक्ट्रॉन, जैसे हमने कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं, तो 4 इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, राइट? जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दैट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन. एंड एनर्जी बैंड इंक्लूडिंग कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन इज कंडक्शन बैंड. जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जो फ्री वाले इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन्हें कंडक्शन बैंड में कंसिडर करेंगे, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे उसे वैलेंस बैंड में कंसिडर करेंगे. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज बैंड गैप और ऑर्बिटल एनर्जी गैप. इट इज अ एनर्जी गैप बिटवीन कंडक्शन एंड वैलेंस बैंड. जो कंडक्शन और वैलेंस बैंड के बीच का गैप होता है ऑर्बिटल एनर्जी गैप कहते हैं. इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं कर सकते. विड्थ जो होती है ऑर्बिटल एनर्जी गैप की, वो डिपेंड करती है कि नेचर ऑफ सब्सटेंस कैसा है, मतलब सेमीकंडक्टर है, इंसुलेटर है, कंडक्टर है, उस पर डिपेंड करता है. विड्थ इज मोर देन वैलेंसी इलेक्ट्रॉन आर स्ट्रांगली अटैच्ड विद न्यूक्लियस. ठीक है, नाउ विड्थ जो है ऑर्बिटल एनर्जी गैप की, वो मूव करती है, वो मेजर होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, क्योंकि बहुत कम गैप होता है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर वो मेजर होता है. As temperature increases, orbital energy gap decreases.
If conduct CB and VB here means CB is conduction band and VB is valence band. If conduction band and valence band are overlapping, that means energy delta Eg is forbidden energy gap. So energy gap is equal to 0. If Eg is equal to 0, that means material is conductor. अगर दोनों के बीच में कोई गैप नहीं है वैलेंस और कंडक्शन बैंड के बीच में, तो हमारा सब्सटेंस इज कंडक्टर. अगर जो डेल्टा एनर्जी गैप है वो बड़ा है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, देन मटेरियल इज इंसुलेटर. अगर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बड़ा है तो इंसुलेटर है. अगर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से छोटा है या 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के पास पास है तो दैट इज अ सेमीकंडक्टर. ठीक है, यहाँ पे मैंने डायग्राम के थ्रू भी समझाने की कोशिश करी है. देखो, ये कंडक्शन का ये वैलेंस बैंड है, ये कंडक्शन बैंड है. ठीक है, ये एनर्जी लेवल है. सो यहाँ पे आप देखोगे ये जो बीच में इसका गैप है दैट इज एनर्जी गैप. ठीक है, जो कंडक्शन बैंड का मिनिमम होगा और जो वैलेंस बैंड का मैक्सिमम होगा उसको माइनस करते हैं. ठीक है, अब देखते हैं कि कैसे डायग्राम बनेगा. देखो, अगर ये ओवरलैप कर रहा है कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड तो डेल्टा Eg एनर्जी गैप 0 हो जाएगा, मतलब दिस इज अ कंडक्टर. ठीक है, अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है तो दिस इज अ इंसुलेटर. अगर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है दिस इज अ सेमीकंडक्टर. राइट, नाउ नेक्स्ट वी हैव टू डिस्कस प्रॉपर्टीज ऑफ सेमीकंडक्टर. उसके पास एक नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है जिसकी वजह से इंक्रीज इन टेम्परेचर हमारा रेजिस्टेंस को डिक्रीज करता है. ठीक है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर विद कोवलेंट बॉन्डिंग. ठीक है, इसका एक फेस सेंटर्ड क्यूबिक तरह का फीचर मतलब एक तरह का स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, कंडक्शन प्रॉपर्टीज में चेंज बाय एडिंग स्मॉल इम्प्योरिटीज. इसकी कंडक्शन देखो, सेमीकंडक्टर की कंडक्शन बढ़ाने के लिए ना हम उसके अंदर इम्प्योरिटी ऐड करते हैं. राइट, जनरली सेमीकंडक्टर जो होते हैं वो फोर्थ ग्रुप के जो पीरियड टेबल फोर्थ ग्रुप का जो पीरियड टेबल का जो फोर्थ ग्रुप होता है उसके अंदर से लिए जाते हैं. फॉरबिडन एनर्जी गैप इनका 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में लाई करता है. जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन और होल होते हैं. यहाँ पे बहुत सारे जो सेमीकंडक्टर है वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन और मतलब बहुत ज़्यादा सेमीकंडक्टर हैं बट कुछ ही है जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के अंदर यूज होते हैं, जैसे कि सिलिकॉन एंड जर्मेनियम. ठीक है, सिलिकॉन की आप कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो 284, जर्मेनियम की देखोगे 28184. इसका एनर्जी गैप कितना होता है 1.4 सिलिकॉन के लिए एंड जर्मेनियम के लिए 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. एट लो टेम्परेचर सेमीकंडक्टर बिहेव्स एज इंसुलेटर. अगर टेम्परेचर हाई करते हो तो पुअर कंडक्टर की तरह वो एक्ट करने शुरू हो जाते हैं. इसलिए दे आर नॉट ट्रूली, अगर आप कंडक्शन की साइड में जाओगे तो या पूरे कंडक्टर भी नहीं है पूरी तरीके से या पूरे इंसुलेटर भी नहीं है. नाउ कंसेप्ट ऑफ होल्स इन सेमीकंडक्टर. देखो, ड्यू टू एक्सटर्नल एनर्जी टेम्परेचर और रेडिएशन की वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की तरफ जाता है, जिसका मतलब है बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन फ्री बन जाता है. ठीक है, कंडक्शन बैंड में कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. वैलेंस बैंड में वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं. सो वैकेंसी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन क्रिएटेड इन अ वैलेंस बैंड. अब वैलेंस बैंड से तो इलेक्ट्रॉन उठ के चला गया तो वैलेंस बैंड में तो एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी. दैट इलेक्ट्रॉन वैलेंसी इज कॉल्ड एज होल. उसको ही हम होल कहते हैं. विच हैज सेम चार्ज, चार्ज सेम रहता है इलेक्ट्रॉन की तरह बट पॉजिटिव. जैसे हमने पता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. इसके अंदर वो +1.6 हो जाएगा. दिस पॉजिटिवली चार्ज वैकेंसी मूव रैंडमली इन सेमीकंडक्टर सॉलिड. ठीक है, उसके बाद एक स्टेटमेंट है होल एक्ट एज वर्चुअल चार्ज ऑल्दो देयर इज नो फिजिकल चार्ज ऑन इट. ये एक वर्चुअल चार्ज है और इस पर कोई फिजिकल चार्ज एक्चुअली में नहीं होता. प्रॉपर्टीज ऑफ होल क्या है, इट इज अ मिसिंग इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस बॉन्ड जो हमने ऊपर पढ़ा. इट एक्ट एज पॉजिटिव चार्ज कैरियर. राइट, इट्स इफेक्टिव मास इज मोर देन एन इलेक्ट्रॉन. इसका जो इफेक्टिव मास है वो एक इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होता है और जो इसकी मोबिलिटी है वो इलेक्ट्रॉन से कम होती है. ठीक है, ये एक मैंने सिलिकॉन का स्ट्रक्चर बनाया है, इसके अंदर कोई इम्प्योरिटी एडेड नहीं है. सो इट इज अ इंट्रिंसिक एक इंट्रिंसिक कंडक्ट सेमीकंडक्टर है. ठीक है, उसके बाद लेट अस डिस्कस अबाउट इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटी इन सेमीकंडक्टर. मैंने बताया ना कि कभी कभार हम डोपिंग या कोई इम्प्योरिटी डाल देते हैं ताकि हम जो कंडक्शन है सेमीकंडक्टर की उसे इंक्रीज कर पाए. So doping is a method of adding of desirable impurity atom to pure semiconductor to increase their conductivity, right? Classification of semiconductor intrinsic. देखो intrinsic कौन सा, प्योर सिलिकॉन या प्योर जर्मेनियम. ऊपर जो मैंने डायग्राम बनाया था दैट वाज फॉर प्योर सिलिकॉन. ठीक है, इसके अंदर कोई इम्प्योरिटी नहीं है. इट इज अ इंट्रिंसिक टाइप ऑफ अ सेमीकंडक्टर. राइट, नाउ जो प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं उसके अंदर जो नंबर ऑफ होल्स, हमने अभी होल समझ लिया, इलेक्ट्रॉन्स जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का मतलब इज सेम. सो नंबर ऑफ होल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन.
ये होता है प्योर सेमीकंडक्टर के केस में। अगर हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करें, सो दिस इज अ इम्प्योर सेमीकंडक्टर, इसके अंदर डोपिंग होती है। तो डोपिंग दो प्रकार की होती है, एक होते हैं पी टाइप। पी टाइप का मतलब है जो होल्स हैं दैट विल बी मोर एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी होती है। एंड एन टाइप के अंदर क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मोर एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ होल्स, तो दिस इज अ पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी, ठीक है। नाउ ट्राइवेलेंट के अंदर क्या होता है, BiNTHAl, एल्यूमिनियम, बोरॉन, ये सब हमारे ट्राइवेलेंट में आते हैं। पेंटावेलेंट में फॉस्फोरस, AsSb, ये सारे हमारे पेंटावेलेंट में आते हैं, राइट। सो दीज आर द एग्जाम्पल, यू शुड नो द एग्जाम्पल्स वेरी वेल। नाउ मास एक्शन लॉ, ये लॉ हमारा क्या किस बारे में बताता है, दिस इज अप्रोक्सीमेट, ये एक अप्रोक्सीमेट और हाइपोथेटिकल लॉ है। ये हेल्प करते हैं हमें अंडरस्टैंडिंग डिफरेंस बिटवीन की मेटल क्या है, इंसुलेटर क्या है, सेमीकंडक्टर क्या है। ये फॉर्मूला है सिंपली जो याद करना है, नंबर ऑफ होल्स, जो देखो ये नंबर ऑफ होल्स इट्स बेसिकली कंसंट्रेशन, राइट। सो कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ होल इज इक्वल टू कैरियर कंसंट्रेशन इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का होल स्क्वायर, दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या क्या चीज डिनोट कर रहे हैं वो लिख भी रखा है, इफ यू वांट टू रीड इट, राइट। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द नेक्स्ट, सो दीज आर सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो कि पता होने चाहिए। सो आई जस्ट रीड इट वंस। At room temperature, 10 की power 12 silicon atoms, only one electron goes from valence band to conduction band. तो 10 10 raised to the power 12 के अंदर कोई एक इलेक्ट्रॉन होता है जो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाता है सिलिकॉन के अंदर रूम टेम्परेचर के टाइम पे, ठीक है। एट रूम टेम्परेचर इन 10 raised to the power 9 germanium atom, only one electron goes from valence band to conduction band, ठीक है। In semiconductor, Ohm's law is approximately obeyed only for लो इलेक्ट्रिक फील्ड, जहां लो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सेमीकंडक्टर में सिर्फ वहीं तक जो ओम्स लॉ है V इज इक्वल टू IR वो फॉलो होता है, ठीक है। Size of impurity atom dopant should be almost same as the crystal atom so that crystalline structure remains same. So जो साइज होना चाहिए वो क्रिस्टलाइन के इक्वल होना चाहिए ताकि साइज सेम रहे, ताकि ज्यादा डिस्ट्रप्शन ना आए। ड्यू टू द इम्प्योरिटी द कंडक्टिविटी इंक्रीजेज अप्रॉक्स 10⁵ times. सो हम अगर इम्प्योरिटी डालते हैं तो देखो कंडक्शन पे 10⁵ times, ठीक है। इट इज द मेजर जो आप कंडक्शन मतलब अच्छी खासी इंक्रीज होती है अगर आप डोपिंग करते हो तो। सो डोपिंग का रेशियो क्या होता है, 1:10⁸, right? So this is the doping ratio, you should learn this. Now if you talk about PN junction, one of the most important thing जिसके लिए हम सेमीकंडक्टर पढ़ते हैं, तो हमने पढ़ा था कि जो P टाइप होता है उसके अंदर होल्स की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, जो N टाइप होता है उसमें इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रहता है, ठीक है, और इस पे एक होल अटैच होता है, ठीक है। सो दिस सर्कल इज होल एंड दिस इज लाइक द नेगेटिव चार्ज। देन ये एक सेपरेशन लाइन है हल्की सी, देन दिस इज द पॉजिटिव चार्ज एंड जो इस पे डार्क सर्कल हो रखा है दैट इज अ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं आगे का। सो जो पी रीजन होता है दैट हैज मोबाइल मेजोरिटी होल्स, यहाँ पे मैंने बताया होल्स होते हैं, एंड इस पे इमोबाइल नेगेटिव चार्ज इम्प्योरिटी एटम्स होते हैं, आयंस होते हैं, ठीक है। तो ये नेगेटिव चार्ज ये इमोबाइल है और जो जो होल्स हैं वही सिर्फ मूव कर सकते हैं, ठीक है। एन रीजन पे मोबाइल मेजोरिटी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इमोबाइल पॉजिटिव चार्ज इम्प्योरिटी आयंस होते हैं। Due to concentration difference, diffusion of holes starts from P to N and diffusion of electrons starts from N to P side. अब इसका क्या मतलब है, देखो अब यहाँ पे होल्स की कंसंट्रेशन ज्यादा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन ज्यादा है। अब ये जो कंसंट्रेशन डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये जो यहाँ के होल्स है ना वो धीरे धीरे एन टाइप की तरफ मूव करना शुरू कर जाएंगे। और जो एन टाइप के इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि देखो मूवेबल तो सिर्फ होल्स और इलेक्ट्रॉन्स ही है, ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव है ये तो इमोबाइल है ना। तो होल्स यहाँ से पी की तरफ मूव करेंगे, पी से मूव करेंगे एन की तरफ, और इलेक्ट्रॉन एन से मूव करेंगे पी की तरफ, ठीक है। तो ये यहाँ पे लिखा है। अब ड्यू टू दिस लेयर ऑफ ओनली पॉजिटिव ions in N side and negative ions on P side started to move from which generate an electric field N to P। देखो अब यहाँ पे क्योंकि नीचे देखो ये वाले डायग्राम में अच्छे से समझ आएगा। अब देखो यहाँ के जो होल थे वो यहाँ के इलेक्ट्रॉन पे चले गए
और यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन थे वो यहाँ के होल पे चले गए, तो आपस में मतलब जो चार्ज है वो तो कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, खत्म हो गया, नलीफाई हो गया। तो अब ये पॉजिटिव जो है, हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव मूव करती है, ठीक है, तो यहाँ पे ना एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी एन से पी। ये यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड एन से पी की तरफ जनरेट हो जाएगी, जिसकी वजह से जो डिफ्यूजन है वो अ, उस डिफ्यूजन के प्रोसेस को अपोज करेगी, ठीक है। ड्यूरिंग डिफ्यूजन मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन फील्ड इंक्रीजेस, ड्यू टू दिस डिफ्यूजन ग्रेजुअली डिक्रीज्ड, ठीक है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बढ़ता जाएगा, जिसकी वजह से जो डिफ्यूजन है वो ग्रेजुअली कम होती जाएगी, ठीक है। सो जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रिक मतलब ये फील्ड, ये जो ये लेयर बनती है ना, ये जो यहाँ पे तीन थे, यहाँ पे जो ये वाला सिस्टम है इतना सा, इसे डिप्लीशन लेयर कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो पोटेंशियल लग रहा है, दिस इज द बैरियर पोटेंशियल, राइट। यहाँ पे डिप्लीशन लेयर की डिफाइन भी लिखी है मैंने। The layer of immobile positive and negative ions which have no free electron and hole called depletion layer, जिसके पास होल और जिसके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो आपस में कैंसिल आउट हो चुके हैं, वो वाली पार्ट, ठीक है। नाउ लेट अस नो द डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन करंट एंड ड्रिफ्ट करंट। तो हमने पढ़ा डिफ्यूजन करंट क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर कंसंट्रेशन डिफरेंस होता है होल्स का और इलेक्ट्रॉन्स का, तो होल्स मूव करते हैं पी से एन एंड इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं एन टू पी, ठीक है, ये यहाँ पे यही लिखा है। बट बल्कि जो ड्रिफ्ट करंट होता है ड्यू टू डिफ्यूजन, देखो इसका ओरिजिनेशन क्यों हो रहा है, डिफ्यूजन का ओरिजिनेशन हो रहा है क्योंकि वहां पे कंसंट्रेशन डिफरेंस है। बट ड्रिफ्ट का ओरिजिनेशन इसलिए हो रहा है क्योंकि वहां पे डिफ्यूजन हो रहा है, डिफ्यूजन हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया तो इलेक्ट्रॉन है वो मूव करेगा पी टू एन while whole move n to p. Motion of charge carries due to electric field is called drift current. तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हो रहा है दैट इज ड्रिफ्ट करंट, एंड जो कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से हो रहा है दैट इज डिफ्यूजन करंट। नाउ एट इक्विलिब्रियम ऑफ पीएन जंक्शन क्या होगा, if there is no biasing then magnitude of diffusion current is equal to magnitude of drift current. इन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाएगा एंड टोटल करंट विल बी जीरो, राइट। इन junction n side is at high potential relative to p side, the potential difference tends to prevent the movement of electron from n region into the p region. The potential difference is called barrier potential. तो usually n side is at higher potential, जिसकी वजह से जो मूवमेंट होती है इलेक्ट्रॉन की वो उसे रिस्ट्रिक्ट करता है, जिसकी वजह से उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम बैरियर पोटेंशियल कहते हैं। नाउ बिहेवियर ऑफ पीएन जंक्शन ऑन एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाइड और बायस, ठीक है। अब बायस क्या होता है, ठीक है, हम फॉरवर्ड बायस के बारे में पढ़ते हैं। सो या So P side at high potential, N side is at low potential, ठीक है। Applied voltage is opposite to the junction barrier potential. अब इसके अंदर क्या रहता है ना, इसके अंदर जो हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं ना, तो जो वोल्टेज का वी एक्सटर्नल होता है और जो पोटेंशियल का मतलब पोटेंशियल बैरियर होता है, उन दोनों का ना जो डायरेक्शन आता है वो अलग अलग आता है। तो उन दोनों का डायरेक्शन जब अलग अलग आएगा तो जो अपने आप जो हमारी विड्थ होगी ऑफ डिफ्यूजन लेयर और जो वो रहेगा वो डिक्रीज हो जाएगा, वो डिक्रीज हो जाएगा तो हमें एक अलाउ हो जाएगा कि करंट वहां से फ्लो कर पाएगा। तो फॉरवर्ड करंट के अंदर माइक्रो एम्पियर के फॉर्म के अंदर करंट फ्लो करता है, ठीक है, ये आगे दिखा है। ड्यू टू दिस इफेक्टिव पोटेंशियल बैरियर डिक्रीज, जंक्शन विड्थ आल्सो डिक्रीजेस। देखो ये यहाँ पे पोटेंशियल बैरियर इधर लग रहा था, वी एक्सटर्नल हमने यहाँ लगा दिया, तो साइज डिक्रीज होगा डिप्लीशन लेयर का, डिप्लीशन लेयर और छोटी हो जाएगी, और छोटी हो जाएगी तो करंट आसानी से फ्लो कर पाएगा। So more majority carriers will be allowed to flow across this junction. It means the current flows in majority due to the majority charges, charge carriers called as forward current in microampere. Right now, if we talk about the reverse bias, यहाँ पे P लो साइड पे होते हैं, N हाई साइड पे होते हैं। अप्लाइड पोटेंशियल इज सेम साइड ऑफ द जंक्शन, इसके अंदर अप्लाइड पोटेंशियल और जो जंक्शन का पोटेंशियल होगा वो सेम डायरेक्शन में फ्लो करेगा, ठीक है, मतलब सेम डायरेक्शन में पॉजिटिव नेगेटिव होगा उसका। सो बैरियर पोटेंशियल ड्यू टू दिस इफेक्टिव पोटेंशियल इंक्रीज, तो जो विड्थ है वो भी इंक्रीज हो जाएगी, विड्थ इंक्रीज हो जाएगी तो करंट फ्लो कर ही नहीं पाएगा, राइट। ओनली माइनॉरिटी carriers are drifted, it means current flow in majorly due to minority charge carriers and it is very small.
सो ये इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली जीरो हो जाता है। तो रिवर्स बायस में ना कोई करंट फ्लो ही नहीं करती। देखो यहाँ पे पोटेंशियल बैरियर इस तरफ था, पी की साइड, और ये वाला बैरियर भी मतलब पोटेंशियल जो वोल्टेज अप्लाइड वोल्टेज है वो भी पी की तरफ है, एन टू पी जा रहा है। तो जिसकी वजह से जो विड्थ है वो और इंक्रीज हो जाएगी और करंट फ्लो कर ही नहीं पाएगा। Current under reverse bias is essentially voltage independent up to critical reverse bias voltage known as breakdown voltage। तो करंट जो रिवर्स बायस में होती है वो वोल्टेज इंडिपेंडेंट होती है अप टू अ सर्टेन पॉइंट, जिसे हम ब्रेकडाउन वोल्टेज कहते हैं। व्हेन वी एक्सटर्नल इज इक्वल टू वी ब्रेकडाउन, देन द डायोड रिवर्स करंट इंक्रीजेस शार्पली, इवन a slight increase in bias voltage causes large change. दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज ब्रेकडाउन। ठीक है, तो एक पॉइंट के बाद पे ना वो बहुत जल्दी से इंक्रीज कर जाती है। तो जब वो बहुत जल्दी से इंक्रीज कर जाती है उस पॉइंट को हम ब्रेकडाउन कहते हैं। ठीक है, अगर हम इसका कैरेक्टरिस्टिक कर्व देखें तो फॉरवर्ड बायस के अंदर क्या रहता है, पहले इंडिपेंडेंट है, ठीक है, ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ रहा। फिर देखो यहाँ से करंट फ्लो होना शुरू हो गई, क्योंकि ये 0.7 वोल्ट का हमने वो लगा दिया। हमने पता है कि नी और कट इन वोल्टेज, अगर हम जर्मेनियम की बात मतलब सिलिकॉन की बात करें तो उसके लिए 0.7 वोल्ट होता है। ठीक है, वेयर एज इफ यू टॉक अबाउट द रिवर्स बायस, तो देखो यहाँ पे ब्रेक डाउन हो गया। जब ब्रेक डाउन हो तो शार्पली इंक्रीज आया, राइट। सो दिस इज द ब्रेक डाउन वोल्टेज। ठीक है, ब्रेक डाउन वोल्टेज जर्मेनियम, देखो सिलिकॉन के लिए कट इन वोल्टेज क्या है और नी वोल्टेज क्या है। जर्मेनियम के लिए नी वोल्टेज इज 0.3 एंड सिलिकॉन के लिए नी वोल्टेज इज 0.7, राइट। वेयर एज breakdown voltage for germanium is 2.5 volt and for silicon it's 3.5 volt, right now। अगर आप डायग्राम के थ्रू देखना चाहो तो देखो फॉरवर्ड बायस कैसा दिखेगा। ये वोल्टेज है, देखो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, एंड ये पी साइड एंड ये एन साइड। ठीक है, फिर यहाँ पे बस इसका साइन उल्टा कर दिया, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। सो देखो क्या रहेगा, यहाँ पे नेगेटिव होगा पी साइड पे और एन साइड पे पॉजिटिव होगा। यहाँ पे भी पी साइड पे नेगेटिव होगा और एन साइड पे पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो अब वोल्टेज का सीन कैसा वो बनेगा वो आप समझ पा रहे होगे। In forward bias, the current first increases very slowly till the certain value of the voltage across the diode. After this, diode current increases exponentially. This certain value of voltage is called threshold voltage, knee voltage और cut-in voltage. So ये basically define है इस cut-in voltage की कि इसके बाद ये exponentially increase करता है forward bias के अंदर। Now, if we talk about application of junction diode, so हम full wave rectifier और half wave rectifier discuss करेंगे। So rectifier is a device which we use for converting alternating current to DC current। रेक्टिफायर होता क्या है, AC से DC कन्वर्ट करता है। ठीक है, हाफ वेव रेक्टिफायर रेक्टिफाइज ओनली हाफ ऑफ द AC इनपुट। हाफ वेव रेक्टिफायर के अंदर सिर्फ हाफ इनपुट मिलता है। ठीक है, मतलब आप पूरा AC करोगे तो सिर्फ जहाँ पे मतलब जहाँ पे फॉरवर्ड बायस हो रहा होगा ना वहीं पे करंट मिलेगी, जहाँ पे रिवर्स बायस होगा वहां पे करंट नहीं मिलेगी। तो देखो ये इनपुट यहाँ पे ये मैंने वोल्टेज है, ठीक है, ये AC है, AC सोर्स से मैंने यहाँ पे पास करवाया। ठीक है, तो ये अगर जो हमारे यहाँ वो है करंट है, ठीक है, वो यहाँ से पास कर रहा है और ये हमारा लोड है। ठीक है, RLOAD इज लोड। ठीक है, और आउटपुट मिलेगा, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। तो देखो जो इसकी पॉजिटिव हाफ साइकिल है उस केस में तो ये फॉरवर्ड बायस है। ठीक है, तो इसके अंदर हमें ऐसा आउटपुट मिलेगा। पर फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल अगर करंट यहाँ से जा रहा है तो फॉरवर्ड है, अगर यहाँ से घुस गया, यहाँ से लेके ये ऐसे जा रहा है तो ये नेगेटिव हो गया। ठीक है, और अगर ये नेगेटिव हो गया तो हमें आउटपुट मिलेगा क्योंकि रिवर्स बायस में करंट जीरो रहता है। सो रिवर्स बायस के अंदर हमारा आउटपुट आया जीरो। सो इनपुट क्या था, पॉजिटिव नेगेटिव, और आउटपुट में क्या मिला, जहाँ पे फॉरवर्ड बायस है वहां पे पॉजिटिव और जहाँ पे नेगेटिव है वहां पे हमारा कुछ भी नहीं, जहाँ पे रिवर्स बायस है वहां पे ब्लैंक आ रहा है। ठीक है, तो अगर हमारा ये मतलब जैसे यहाँ पे पॉजिटिव के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव, यहाँ पे मतलब ये वाला एरिया ना मैंने डार्क नहीं करा, यहाँ पे कुछ भी नहीं आता, ये ऐसे डार्क रहेगा।
एंड देन यहाँ पे ऐसे डार्क रहेगा। सो ऐसे बनता है, ठीक है। ये देखो, ये ऐसे, ये ऐसे, ठीक है, कि ये इसका ये है, पॉजिटिव का पॉजिटिव एंड इसका ब्लैंक। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट थिंग, see, during the first positive half of input signal S1 is at positive, S2 is at negative potential, ठीक है। Current flows through load resistant and thus output voltage obtained across load voltage. During negative half cycle of input, S1 is at negative potential and S2 is at positive potential. The PN junction diode will be reverse biased. So पॉजिटिव हाफ साइकिल के अंदर वो फॉरवर्ड बायस की तरह काम करेगा, नेगेटिव हाफ साइकिल के अंदर वो रिवर्स बायस की तरफ काम करेगा। तो प्रैक्टिकली नो करंट वुड फ्लो थ्रू द लोड रेजिस्टेंस, सो देयर विल बी नो आउटपुट, राइट। दैट्स व्हाई वहां पे ब्लैंक था। Thus, corresponding to an AC input signal, we get a unidirectional pulsating output called rectified output. तो जो हमारा आउटपुट निकला, we call it to be a rectified output. अब फुल वेव रेक्टिफायर क्या होता है? So it rectifies both cycle of input AC wave fundamentally. It is of two type. ठीक है, पहला है सेंटर टैप रेक्टिफायर। तो इसमें क्या रहता है, इसमें अगर आप डायग्राम समझने की कोशिश करो, यहाँ पे, यहाँ से ये सिग्नल बन जा रहा है, यहाँ से सिग्नल टूट जा रहा है। यहाँ पे मैंने दो डायोड लगा दिए और बीच में पैरेलल में मैंने लोड यहाँ पे लगाया है, ठीक है। तो अगर ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है तो ये यहाँ से गया तो फॉरवर्ड बायस, यहाँ पे फॉरवर्ड बायस, यहाँ पे करंट फ्लो हो जाएगा। और अगर यहाँ से करा तो भी ये यहाँ से जाके हमारा दोनों तरफ से आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे D1 देखो, S1 के लिए D1 फॉरवर्ड बायस है और D2 रिवर्स, और S2 के लिए D2 फॉरवर्ड बायस है एंड D1 रिजर्व, रिवर्स्ड, रिवर्स, ठीक है। इनपुट दिया हमने पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, आउटपुट के अंदर सिर्फ पॉजिटिव, इसका भी पॉजिटिव हो गया, इसका पॉजिटिव था ही और इसका भी पॉजिटिव हो गया, ठीक है। ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट सिग्नल S1 is at positive, S2 is at negative, thus D1 is forward bias and D2 is reverse bias. Only D1 conducts and hence current flows in the load from A to B. During negative half cycle, S1 is at negative, S2 is at positive, so D1 is reverse biased and D2 is forward biased. Only D2 conducts and D1 से कोई current flow नहीं करता, but current flows again through A to B. ठीक है, whether input signal is positive or negative, the current always flows through the load resistor in the same direction. The output is called full wave rectifier. एफिशिएंसी हाफ वेव रेक्टिफायर की कितनी होती है? 40.6%। फुल वेव रेक्टिफायर की एफिशिएंसी इज 81.2%। यू शुड रिमेंबर दिस, ठीक है। इन हाफ वेव रेक्टिफायर रिपल फ्रीक्वेंसी ऑफ द आउटपुट रिमेन सेम एज इनपुट, बट फुल वेव रेक्टिफायर में जो रिपल फ्रीक्वेंसी होती है वो डबल हो जाती है। So these were some important points I wanted to discuss, and that's all for today. Thank you.